देखिए वेक्टर और स्केलर का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं लेक्चर 1 का इंट्रोडक्शन दे दूं आपको थोड़ा बहुत, जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा दूं। क्या पढ़ा था हमने? सिंपल सी चीज है, वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, वो क्या कहलाएगा? आपका वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल बता दिया था मैंने, फोर्स वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, उसके अलावा स्केलर बताया था मैंने आप लोग को। स्केलर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसका ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? मैंने आप लोग को ये बता दिए थे कि अमाउंट एक वैल्यू, वो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी एक एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बहुत अच्छे से बता रखा, पिछले लेक्चर देख सकते हो आराम से। ठीक है, लेक्चर 1 जो है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था वेक्टर की जरूरत क्यों होती है, क्या जरूरत पड़ी? तो वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले हम जब लोग 9th 10th में पढ़ा करते थे, 9th में पढ़ा करते थे, तो वेक्टर के लिए किसी भी चीज की डायरेक्शन की अगर हम बात करते तो एक डायरेक्शन यदि पॉजिटिव लेते थे, दूसरी डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते थे। ठीक है, और वहां पर हम किसकी बात करते थे? ओनली एक कोऑर्डिनेट की बात करते थे। अब हम लोग 2 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे और 3 कोऑर्डिनेट, मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात करें। तो 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में डायरेक्शन दिखाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है भाई। अगर हम x की बात करें और y की बात करें तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन पार्टिकल यहाँ कहीं मौजूद है, कोई भी पार्टिकल, तो यहाँ पर जो है x की पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ y की पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी। ठीक है, पहले तो ओनली किसकी आती थी? या तो x की या फिर y की। ठीक है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट की आती थी, लेकिन अभी तो 2 कोऑर्डिनेट है, तो इसको अलग से दिखाने के लिए थोड़ा हमें मुश्किल आती है। तो उस मुश्किल के लिए हमने क्या बनाया? वेक्टर बनाया। ठीक है, जो हमें x की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, y की भी करेगा, z की भी रिप्रेजेंट करेगा, ये भी बताएगा कि जो पोजीशन है, जो पार्टिकल है वो ऊपर है या नीचे है। ठीक है, यदि ऊपर होगा तो प्लस में होगा और नीचे होगा तो माइनस में होगा। ये सब पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल देकर बताया था, चींटी का एग्जांपल देके, आपको याद है या नहीं है? ठीक है, तो सभी को क्लियर होगा, मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूं वापस से। अगर आप लोग को समझना है तो पिछला लेक्चर आराम से देख लें, लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पर। ठीक है, चलो अब आज हम लोग पढ़ेंगे अगला पोर्शन अपना, इसके आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज मैंने कल आपको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करी थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बहुत सिंपल है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं है, एक लाइन खींचना होती है। ठीक है, और उस पे एरो बनाना होता है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट मान लेता हूं मैं O है और ये पॉइंट है A। ठीक है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट क्या है? A। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? OA वेक्टर। क्या कहलाएगा? OA वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये क्या कहलाएगा? आपका टेल। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? आपका हेड। ठीक है, अच्छा ये जब तीरा लगाया मैंने, जब तक तीरा नहीं लगाया ना, तो इसका मतलब पता है क्या? ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन ये तीरा लगाने के बाद में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अगर मैं ऐसे बना दूं OA, तो क्या मैं ऐसा करूंगा क्या? एरो इधर लगाऊंगा क्या? या अगर मैं इस तरीके से बना दूं एरो, ये रहा O और ये रहा A, तो क्या मैं ऐसा करूंगा क्या? नहीं करूंगा। आई बात समझ में? कैसा भी एरो हो, सबके ऊपर ये गलत होगा और ये वाला सही होगा। सबके ऊपर जो एरो आएगा ना, इसी तरीके का आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। अरे बात समझ में? इसी डायरेक्शन में आएगा, ये गलत होगा, ये सही होगा। इस केस के अंदर भी जो ये गलत है और ये वाला ही सही है, जो मैं मतलब जो मैंने शुरू में बनाया ना, वही सही रहेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये है कि एरो जो है सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई आप बच्चा कई बार सोचता है, मैंने जब पढ़ाया था शुरू के अंदर, पहली बार जब पढ़ाने लगा था, तो कुछ बच्चों ने ये वाला सवाल उठा दिया था। जब ये वाली चीज मैंने इस तरीके से बनाया, उन्हें समझा दिया, टेस्ट लिया। अच्छा मेरे को पता नहीं कि बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि इधर के एरो के लिए ये बनाना है। ठीक है, मैंने टेस्ट लिया, उन्होंने टेस्ट के अंदर जो है एक वेक्टर एरो इधर था, उसके लिए उन्होंने ऐसा तीरा बना दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया पेपर देखकर। मैंने कहा ये एरो कैसे बना दिया तुमने भाई? बोला कि सर ये इसकी डायरेक्शन इधर, इसलिए ये वाला एरो इधर बना दिया, आपने इधर बनाई थी इसलिए इधर था। तो फिर मैंने उनसे सवाल करा, मैंने कहा ये अगर ऐसा होता तो ऐसा बनाते? जो कहा हाँ सर। मैं अच्छा भैया ठीक है। फिर मैं जब से ये बताने लगा आप लोग को कि भाई ये जो एरो होता है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर हो, चाहे ये बड़े वाले एरो की कहीं पर भी डायरेक्शन हो, कैसा भी बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी। ऐसा नहीं कहीं पता चले कि आपने ये यू है तो यू बनाने लग जाओ, OA वेक्टर यू। हरी बात समझे? ऐसे महारथी मतलब क्या बताएं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से
जो मेन चीज है एरो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर है। अच्छा एक मिनट, ये OA वेक्टर जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसको एक तरीके से और बताया जाता है, ठीक है। कई आपकी जो एनसीईआरटी उसके अंदर कई जगह वेक्टर्स को मोटा करके लिख रखा है, बोल्ड करके। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? वेक्टर्स को क्या करके लिख रखा है? बोल्ड करके, ठीक है। और इस चीज की इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखी है कि हमने वेक्टर को कैसा लिखा है? मोटा करके लिखा है। अगर आप लोग एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में देखोगे तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले देखा था तो वहां बता रखा था कि हम वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोल्ड लेटर से, ठीक है। इसके अंदर आप प्रीफेस वगैरह में इसमें कहीं ना कहीं पढ़ना आपको मिल जाएगा। मैंने पढ़ा था काफी टाइम पहले और ये पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकायदा इसके अंदर लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर के अंदर हमने वेक्टर क्वांटिटीज को लिख रखा है। और मैं आप लोग को अगर दिखाऊं इस चीज को तो ये आप यहाँ एक्सरसाइज के अंदर देख सकते हो। ये एक देखो, आप लोग को एनसीईआरटी में दिखा दूं मैं। एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कि पेज नंबर 87 एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में पेज नंबर 87 में आप लोग देख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब आप लोग को अभी दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना, 4.20 पेज नंबर 87 पर, वहां पर लिखा हुआ है, मोटा मोटा करके लिखा हुआ है, देखो आर को बोल्ड कर रखा है, ठीक है। आर बोल्ड हुआ है, आर के आगे बोल्ड होकर लिखा हुआ है 3TI कैप लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आर को बोल्ड क्यों कर रखा है? क्योंकि आर पता है क्या है? आर वेक्टर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ये तीरा बार बार लगाने के बजाय उन लेटर्स को कैसा करके लिख देते हैं? वो मोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा यहां तक की तो बातें हो गई, ये रिप्रेजेंटेशन की और सबकी मैंने आपको समझा दिया, ये भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। और ये जो चीज मैंने बताई है इसको भी आप हिंदी में लिख सकते हो कि भाई ये सिर्फ एरो रिप्रेजेंट करता है, ना कि इस बड़े एरो की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये इनिशियल पॉइंट आपका टेल कहलाएगा और फाइनल पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? हेड कहलाएगा, ठीक है। चलो ये लिखो। इसके बाद में आपको लिखना है, ये वाला पॉइंट हो चुका है, इसके बाद में आपको लिखना है परिभाषाएं लिखेंगे कुछ चीजों की अपन। पहला लिखना आप पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, क्या लिखना है आपको? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बारे में मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, चीटी वाला जो एग्जांपल दिया था, आज भी बताऊंगा, उसी तरीके से समझाऊंगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल तो मैंने क्यों समझाया था आपको वाला एग्जांपल? इसलिए समझाया था कि आप डायरेक्शन को समझ सको। आई बात समझ में? आप किसको समझ सको कि वेक्टर का यूज क्या है, वेक्टर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम। मैंने आपको बताया था ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स वाई डायरेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए था। लेकिन आज आपको पोजीशन वेक्टर की असली डेफिनेशन में लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालना पोजीशन वेक्टर, हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसमें लिखो आप लोग पोजीशन वेक्टर के अंदर, पोजीशन वेक्टर के अंदर लिखो फटाफट, ए वेक्टर विच गिव्स, ए वेक्टर विच गिव्स the position of a vector, which gives the position of an vector, a vector which gives the position of an vector with a reference, with a reference point called origin, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा। पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। किसके अंदर? इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, विद कॉल्ड ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है ना आपको? कौन सा सिस्टम की बात चल रही है? एक्स वाई जेड वाले की, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गई बात? भाई सिंपल से लिखा है, वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन वेक्टर विच विद ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के। ओरिजिन किसे कहते हैं? 0,0,0, ठीक है। तो मैं से डायग्राम के द्वारा अगर समझाऊं आपको, तो सपोज ये एक्स है, ठीक है, और ये क्या है?
वाई, ठीक है। और यहां पर सपोज एक पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और अगर मैं तीन सिस्टम मान लूं, तीन कोऑर्डिनेट मान लूं, एक्स कॉमा एक्स वाई जेड, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स मान लूं एक्स वाई जेड, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ये हाँ एक्स वाई जेड, ठीक है, ये कैमरे में दिख नहीं रहा था यहाँ तक का, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट मान लो, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये वाला पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0,0,0, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये वाला का सपोज मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कुछ भी वैल्यूज होंगी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैं क्या कह दूंगा, पोजीशन वेक्टर। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या कहूंगा, पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गई बात। अच्छा अब ध्यान देना, चंद चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक चीज और मुझे यहाँ बतानी है, एक चीज और आएगी यूनिट वेक्टर नाम करके, वो बताना जरूरी है, अभी बताऊंगा। ये वाली चीज तो एक सिंपल तौर पे मैंने आपको समझा दी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक बढ़िया वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, वही चीटी वाला एग्जांपल कंसीडर करूंगा जो मैंने आप लोग को कल बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था। ध्यान दो इधर, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ठीक है। यहाँ पर वही चीटी है, ठीक है। ये कितना होगा 0,0,0 और ये मान लेते हैं अपन एक्स एक्सिस के अंदर तो कितना है ये, सपोज 3 मीटर, वाई में कितना है 4 मीटर, और जेड तो बाहर होगा, मैं बना नहीं सकता हूं, लेकिन आप लोग इमेजिन करो, सपोज मान लेते हैं जेड के अंदर कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन लिखूं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा पोजीशन, ध्यान से देखो पोजीशन कैसे लिखूंगा, इसे आर वेक्टर कहूंगा मैं, यहां से लेके यहां तक को क्या कह रहा हूं, आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को अमूमन किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, आर वेक्टर बराबर, ठीक है, आर वेक्टर बराबर 3 - 0। अरे यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालूंगा, ठीक है, 3 - 0 किसके अंदर, एक्स एक्सिस में, अरे ऐसे ही तो लिखूंगा, समझ में आई नहीं बात, ठीक है, प्लस 4 - 0 किसके अंदर, वाई एक्सिस में, समझ में आई नहीं बात, ठीक है, और प्लस 5 - 0 किसके अंदर, जेड एक्सिस में, ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है। तो ये मैंने इसकी पोजीशन बता दी, जो भी यहां ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन मैंने बता दी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बार बार अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लिखने के बजाय एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा मान लो एक्स एक्सिस को शो करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर बना दिया है, वो क्या है आपका, एक्स एक्सिस के अंदर डिनोट होने वाला कहलाता है आई कैप। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर 3,4,5 लिखा हुआ, इससे आप समझ भी रहे हो कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। लेकिन वेक्टर में मुझे बार बार देखो लिखना पड़ रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये बार बार लिखने के बजाय हमने सोचा है कि इसको दिखाने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी इतना समझो आप कि इसे शॉर्ट में बताने के लिए, एक्स को दर्शाने के लिए, एक्स की डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, ठीक है। वाई की डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे, जे कैप, और जेड की डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे, के कैप। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। तो आर वेक्टर बराबर, अब क्या बन जाएगा ये आर वेक्टर बराबर, देखो 3 आई कैप, ठीक है, प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ में आ गई बात। ये क्या चीज है आपकी, ये क्या चीज है, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्लियर है यहां तक, सबको समझ में आ गया अच्छे से, सभी को क्लियर है ना। तो आप लोग ये पोजीशन वेक्टर के बारे में लिखो, ये तो एक्चुअल डायग्राम है। अच्छा एक मिनट, अब इसको अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर बराबर एक्स कुछ भी वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ 3 है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स छोड़ दी मैंने, एक्स - 0 करूंगा तो एक्स ही बचेगा, और क्या लिखूंगा आई कैप, ठीक है, प्लस y - 0 जे कैप प्लस z - 0 के कैप। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल मैच हो गया ये सिस्टम। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना कोई दिक्कत, पक्का सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब एक मिनट, एक बात और सुन लो, अगर मुझे यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालना हो, ये तो मैंने विद डायरेक्शन लिया है कि भाई एक्स एक्सिस के अंदर तो
कितनी वैल्यू की, जैसे यहां पर देखो एक्स एक्सिस के अंदर कितना है 3 मीटर, आई कैप क्या शो कर रहा है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में कितना है 3 मीटर, जे कैप क्या शो कर रहा है उसमें कितना है, और के कैप क्या शो कर रहा है उसमें कितना है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये तो आपको डायरेक्शंस बता रहे हैं, ऐसे ही यहां पर भी डायरेक्शन पता चल रही है। हाँ अब ध्यान दो इधर, तो यहां पर x की वैल्यू क्या शो कर रही है, एक्स आई कैप, मतलब x की वैल्यू आ गई, ठीक है। y के लिए कितना आएगा y माइनस 0, यानी j कैप क्या शो कर रहा है आपका y एक्सिस, और z के लिए कितना आ गया k कैप, ठीक है। तो यहां पर तो अभी हमें i कैप j कैप और k कैप के अंदर क्या नजर आ रहा है, i कैप j कैप k कैप के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, y एक्सिस z एक्सिस k एक्सिस, ये सब चीजें नजर आ रही है, सॉरी y एक्सिस z एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। एक मिनट, चलिए एक कॉल आ गया था अभी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, देखते हैं अभी क्या चल रही थी बात अपनी। यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप 5k कैप में आपको बता चुका था, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ सारी चीजें, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। यहाँ पर कितना है x y और z, ठीक है। यहाँ पर x y z है, और यहाँ कितना है 3 4 5, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन में मुझे क्या पता चल रहा है, i कैप j कैप और k कैप क्या शो कर रहा है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ओनली ये दूरी पता लगाना चाहूं, ठीक है, या फिर इधर ये दूरी पता लगाना चाहूं, तो कैसे पता लगाऊंगा, ये दूरी पता लगाने के लिए मैं सिंपल, आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, वो लगाऊंगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो निकलेगा r बराबर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कहलाएगा आपका मैग्नीट्यूड, क्या कहलाएगा मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्या कहलाएगा ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो आएगी एक्चुअल में वैल्यू आएगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जिसमें कोई पता नहीं चलेगा हमें कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है और z की वैल्यू कितनी है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस एग्जांपल की यहां बात करता हूं, जगह नहीं है मेरे पास नीचे, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो r बराबर कितना आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 9 16 25 और 25, तो r बराबर अंडर रूट 50। समझ आ गई बात, ठीक है। और अगर इसको और सॉल्व करूं तो आएगा 5√2, ठीक है, 5√2 मीटर, ठीक है। तो अब ये 5√2 मीटर है, लेकिन कहां है हमें ये नहीं पता, डायरेक्शन पता चल रही है, 5√2 मीटर क्या x में है, 5√2 मीटर क्या y में है या z में है, किस में, हमें नहीं पता चला। तो ये ओनली क्या है मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो क्या है मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक। चलो ये वाली मैग्नीट्यूड का भी यही सीन है, ठीक है। अब मैंने आपको दो चीजें बता दी, यहाँ पर दो चीजें क्या बता दी, पोजीशन वेक्टर तो बता दिया जो मेन है, ठीक है, लेकिन पोजीशन वेक्टर के अलावा दूसरी चीज क्या है आपकी, एक दो चीजें मैंने आपको बोली है। एक चीज तो बोली है मैंने यूनिट वेक्टर, ये आगे आएगा, वापस से थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और यूनिट वेक्टर सिंपल आप इतना सा समझो, किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया आपको, मैग्नीट्यूड। एक और चीज बताइए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होती है आपको बता रखा मैंने, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है सभी को। जल्दी से फर्स्ट आप ये परिभाषा लिखना, ये पोर्शन लिखना, इस पोर्शन की कहानी इधर है, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखना आप, ठीक है। ये इधर की पूरी कहानी और ये भी एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, ठीक है। जल्दी से लिखो फटाफट। देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या सीन है, पोजीशन वेक्टर जो था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सीन समझने के लिए पहले पोजीशन वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ करता था अपना, सिंपली पोजीशन वेक्टर का सीन ये था कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे रखा हुआ है, किसी एक जगह रखा हुआ है, और उसको हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, उसकी डिस्टेंस या उसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं हम, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहला रहा है आपका पोजीशन वेक्टर कहला रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। लेकिन अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, देखो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इट इज दैट वेक्टर which tells how much and in which direction of an object has changed its position in a given time। भाई सिंपल सा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये बस वही है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हमने किसको मिक्स कर दिया है, पोजीशन वेक्टर को मिक्स कर दिया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए जरूरी क्या है, पहले पोजीशन वेक्टर का आना, ठीक है। तो आप लोग को पोजीशन वेक्टर में अभी बता कर चुका हूँ क्या है, सिंपल सा कि ये x है, ये y है, और यहाँ से यहाँ पर ये 0,0,0, ठीक है। और अगर मैं इसका एक कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, इसे x1 कह देता हूँ, y1 कह देता हूँ और z1 कह देता हूँ। अब x1 की जगह कुछ भी हो सकता है, y1 की जगह कुछ भी होता है, z1 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसका जो पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, इस पोजीशन वेक्टर को मैं अभी r1 नाम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सबको 1 1 1 मान रहे हैं, ठीक है। तो r1 वेक्टर बराबर कितना आएगा, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक? तो सीधी सी बात है, r1 वेक्टर आपको समझ में आ गया है r1 वेक्टर क्या है, ठीक है। यानी r1 वेक्टर इस p पॉइंट पर जो भी पार्टिकल मौजूद है, ये p पॉइंट नाम दे दिया, उसकी पोजीशन है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ये पार्टिकल यहाँ से चलकर कहीं यहाँ पर आ गया r पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, अभी मैं तुम्हें जो तरीका है उस तरीके से समझा रहा हूँ, फिर एग्जांपल दूंगा तो भयंकर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर चलकर आया और इस सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, x2, y2, z2। समझ में आई नहीं बात? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, एक तरीके से इनिशियल, अरे है या नहीं। और ये पार्टिकल यहाँ से चल के कहाँ गया, आर पर, पार्टिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी XYZ कहाँ आ गया है, आर पे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फाइनल पॉइंट। नहीं ये बात समझ में, ये क्या हो गया है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर भी तो होगा, अरे होगा या नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर भी तो होगा। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, नाम दे देता हूँ R2 वेक्टर। अब R2 वेक्टर बराबर कितना होगा, R2 वेक्टर बराबर होगा x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के। नहीं यही बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पोजीशन वेक्टर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, पार्टिकल किधर से किधर शिफ्ट हुआ है, P से R, ठीक है। या पी आर के बजाय 1 नाम दो, इसको 1 नाम दो और इसको 2 नाम दो, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हुआ है, 1 से 2। कहाँ शिफ्ट हुआ है पार्टिकल, 1 से 2, यानी इधर से इधर आया है। नहीं यही बात समझ में, कोई दिक्कत है? क्या लिखूंगा मैं इसे, R1 से 2, R12 का मतलब क्या है, R1 से 2 कहाँ गया है, 1 से लेकर 2 पर गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल निकालूंगा नहीं निकालूंगा? तो फाइनल कौन है, फाइनल तो ये वाला पॉइंट है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2, और इनिशियल क्या है, ये वाला पॉइंट, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1। नहीं यही बात समझ में, अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है ना कोई दिक्कत, सीन समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, इस R1 और R2 की वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। देखो यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ क्या लिखूंगा, x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के, ठीक है, और माइनस x1i के प्लस y1j के प्लस z1k के। सबस्ट्रेट करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, x2 माइनस x1, अरे x2 माइनस x1 i कैप कॉमन ले लूंगा। नहीं बात समझ में, x को एक साथ कर दिया, ठीक है, और i कैप कॉमन ले लिया, प्लस y2 माइनस y1 और j कैप को बाहर ले लिया। समझ रहे हो बात को? और लास्ट क्या आएगा, z2 माइनस z1 और k कैप को बाहर ले लिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, R1 से 2, यानी 1 से 2 आने की लोकेशन, मतलब सॉरी डायरेक्शन, विद डायरेक्शन मुझे पता चल गया है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। 1 से 2 आने पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ विद पोजीशन मुझे पता लग गया है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल समझूंगा, पहले तो आप ये सिस्टमेटिक लिख लो, ठीक है। सिस्टमेटिक लिख लोगे थोड़ा अच्छे से लिखा रहेगा, फिर इसके बाद कुछ बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा। पहले आप लोग यहाँ तक लिखो जल्दी से। चलिए अभी आप लोगों ने लिख लिया होगा यहाँ तक। अब मैं इसका एग्जाम्पल जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ आपको। देखो जर्नली समझो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो आप लोग कि यहाँ पर इस जगह वही एक चींटी समझो, ठीक है, इस जगह मौजूद है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3, 4,
5, मतलब एक्स एक्सिस के अंदर तो कितना है 3, वाई एक्सिस में कितना है 4 और जेड एक्सिस में कितना है 5। फिर वो चीटी यहां से चली। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, r1 वेक्टर बताओ कितना होगा, बताओ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात सबको। अच्छा, अब ये चीटी यहां से चली और यहाँ सेकंड पोजीशन पे पहुंची, और सपोज मैं मान लेता हूं ये सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7, 8, 9, कितना है 7, 8, 9। तो R2 बराबर कितना होगा, R2 बराबर कितना होगा 7i के प्लस 8j के प्लस, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या करूंगा मैं, मतलब लिखूंगा, ध्यान रखना मैं लिखूंगा कैसे, इधर तो लिखूंगा R12, R12 का मतलब क्या है R1 से 2, यानी 1 से लेके 2 तक का पोजीशन वेक्टर, यही बात समझ में, लिखूंगा तो ये, ठीक है। लेकिन इसे निकालेंगे कैसे, R2 माइनस R1 करके, भाई फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया आपका इनिशियल, ठीक है। तो R2 कितना है, अब बताओ, डायरेक्टली करूंगा मैं, 7 माइनस 3 4i कैप, 8 माइनस 4 और 9 माइनस 5, मतलब क्या है 4 मीटर का पोजीशन में जो चेंज आया है एक्स डायरेक्शन में, कितना आया है 4 मीटर का चेंज आया है, ये बात समझो, खुद देखो ना भाई 7 आ गया, यहाँ 3 है, तो ये 3 तो यहाँ होगा और यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7, तो कितने का चेंज आया एक्स के अंदर 4, ये बात समझो, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत लिख दी, वो गलत ये लिख दी है कि y का जो वैल्यू है यहाँ ऊपर की तरफ तो छोटी लिख दी और नीचे बड़ी लिख दी, ये मैंने गलती कर दी है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, यहाँ पर कितना कर देता हूँ 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये बात समझे, -1 कितना आएगा -1, चलो ये अच्छा हुआ, ये भी समझ लेना, माइनस आ गया, -1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि जो चीटी है वाई एक्सिस के अंदर कितना चेंज आया उसकी पोजीशन में 1 मीटर का, अगर मीटर में है तो 1 मीटर या फुट में है तो 1 फुट, ठीक है। लेकिन यहां पर माइनस साइन आया है, इससे क्या पता चल रहा है चीटी कहां गई है, नीचे या ऊपर, नीचे गई है, तो पोजीशन का पता चल रहा है, नहीं चल रहा, और डायरेक्शन का भी पता चल रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर इस तरीके से अपन को एक्सप्लेन करता है सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब z के अंदर देखो, तो z के अंदर आगे की तरफ बढ़िए, 9 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, तो कितने मीटर का चेंज आया z के अंदर भी 4 मीटर। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। ये प्लस माइनस का मीनिंग समझ में आता है आप लोग को, क्या है, क्लियर है सभी को। चलो अब तुम लोग एक काम करो, मैंने R1 से 2 तो निकाल दिया, ठीक है। अब तुम लोग यहां से R2 से 1 निकाल कर बताओ। अब ये मानो कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, ये क्या है इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो निकाल कर बताओ वैल्यू क्या होगी, जल्दी निकालो। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं R21 का वैल्यू क्या होगा। तो R21 का मतलब ये है कि यहां पर तो आप क्या मान रहे हो इनिशियल, ठीक है, और यहाँ क्या मान रहे हो फाइनल, यानी R12 की डायरेक्शन तो क्या थी, इधर से इधर, ये जो वेक्टर ये जो वैल्यू निकाली है ना मैंने, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू सॉल्व करिए, उसका मतलब ये है R1 से 2, ये वाला वेक्टर को हम क्या कहेंगे R1 से 2, ठीक है। अच्छा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या आएगा R2 से 1, आएगा नहीं आएगा, अरे 2 से 1 पे जा रहे हैं वापस से, तो R2 से 1, R2 से 1 का मतलब क्या होगा R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। अब ध्यान देना, पहले यहाँ R1 का वैल्यू रखूंगा, R1 माइनस R2 कर दो, डायरेक्ट कर दो, इसमें से इसे माइनस करेंगे -4i कैप, फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे +1j कैप, फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे -4k कैप। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। अब देखो इस वाली मीनिंग, इस वाली लाइन से तो आपको क्या समझ में आया ये बताता हूं मैं आपको, और इससे क्या समझ में आएगा ये भी बताता हूं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो पार्टिकल शुरू में यहां था, ठीक है, फर्स्ट इसकी बात कर रहा हूं, R1 पे था, बाद में R2 पर आया यहां से चल के, ठीक है।
तो इनिशियली x की वैल्यू कितनी थी 3 और बाद में हो गई 7, तो x की वैल्यू बढ़ी कि घटी, बढ़ गई। यानी x अगर मैं इधर की तरफ x मानूं, ठीक है, तो x पहले यहां था अब यहां आ गया, यानी जो पार्टिकल है वो और ज्यादा राइट में चला गया। तुम्हारा राइट हो रहा है, मेरा लेफ्ट है, ठीक है, और ज्यादा कहां चल गया, राइट में चल गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक, समझ में आई नहीं यही बात, ठीक है। चलो अच्छा, प्लस में आया इसलिए, प्लस के अंदर आ रहा है ना, 3 से 7 यानी 7 - 3 करूंगा तो प्लस 4 मीटर चला गया, मीटर में मानने पर, नहीं यही बात समझो, ठीक है। अच्छा यहां पर कितना था 4 और यहां कितना है 3, तो 4 में से 3 मतलब 4 से पहले ऊपर था पार्टिकल 4 पे, अरे ये वाला y कोऑर्डिनेट है ना, 4 का मतलब क्या है y, और यहाँ 3 का मतलब भी क्या है y, मतलब y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, बीच वाला y होता है ना, याद है या नहीं है, ठीक है। तो पहले कहां पर है ये 4 पर और बाद में कहा गया ये 3, पहले कहां पर है 4 पे और बाद में कहा गया ये 3 पे, तो y घटा के बढ़ा, घट गया, ठीक है। घटा कम हुआ है तो कम होने को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा यहाँ माइनस, ठीक है, समझ में आ गई बात। डाउन आया है तो डाउन आने को यहाँ माइनस से लिखा है, अगर अब जाता तो प्लस से लिखा है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा z, सपोज z यहां मान लेते हैं, z ये वाला एक्सिस होगा, सामने वाला भाई y तो ये वाला था, x ये वाला था, और z मैंने आप लोग को बताया था ये वाला होगा। तो ये मान लो पहले 5 यहां कहीं 5 था, मेरा हाथ पे समझो आप, इस जगह कहीं 5 था, ठीक है, और फिर कहा गया ये 9 पर, यहां से यहां आ गया 9 पर, तो वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, बढ़ी, कितनी बढ़ी 4, वैल्यू कितनी बढ़ी 4, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, प्लस में इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। चलो अब उल्टा, जब यहां से यहां गया, ठीक है, R21 तो इनिशियल कितना था 7, ठीक है, और 7 से कहा गया 3 पर, मतलब पहले यहां पे था, सेकंड केस में पहले यहां था और यहां से चल के कहा गया 3 पे, तो वैल्यू घटी के बढ़ी, घट गई, इधर आ गया, ओरिजिन के करीब आ रहा है, ठीक है। आप लोग का लेफ्ट हो रहा है, मेरा राइट हो रहा है, लेकिन आप लोग के हिसाब से लेफ्ट में आ रहा है वापस से, पहले राइट में गया था अभी लेफ्ट में आ रहा है वापस से, तो लेफ्ट में आ रहा है यानी ओरिजिन के करीब आ रहा है, तो वैल्यू घटेगी कि बढ़ रही है, घट रही है, तो घटने को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर माइनस, यानी एक्स एक्सिस में घटाव हो गया, ठीक है। चलो यहां से जब यहां गया तो पहले 3 था और अब 4 हो गया, पहले पार्टिकल यहां था और अब कहा गया पार्टिकल यहां ऊपर आ गया, तो प्लस में दिखाएंगे माइनस में दिखाएंगे, प्लस में, तो यहां आ गया +1 जेके, ठीक है, समझ में आई नहीं बात। और लास्ट वाला पार्टिकल पहले कहा था 9 पर, 9 कहां होगा इस वाले एक्सिस पे, देखो ये मेरा हाथ को एक्सिस समझो, यहां पर है 9, ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, यहां पर 9 है, और यहां से चल के कहा गया पीछे कितने पर आ गया है 5 पर, 9 से कहा गया है 5 पे, ओरिजिन के करीब जा रहा है नहीं जा रहा है, वापस अंदर घुस रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, तो यहाँ कितना आ गया -4। तो क्या पूरी डायरेक्शंस पता लगा पा रहे हो आप इन इक्वेशंस को देखकर, इमेजिन कर पा रहे हो क्या रहा है, बस यही इमेजिन कराना है और कुछ भी नहीं है, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा अब एक बात सुनो, एक बात बताओ मुझे, मैं अगर यहां से यहां तक की दूरी निकालना चाहूं, अभी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला विद डायरेक्शन, लेकिन दूरी निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के या तो इधर से इधर लगा दो या इधर से इधर लगा दो, कहीं से भी किधर लगा दो सेम आने वाला आंसर दो, याद है या नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा, √, देखो मैं क्या लिखूंगा R12 या R21, R12 का मैग्नीट्यूड या R21 का मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड वैल्यू तो सेम रहेगी ना, डायरेक्शंस बदलनी है लेकिन वैल्यू तो सेम रहेगी, कितनी दूरी चला, चाहे इधर से इधर आई इधर से इधर जाए, दूरी तो सेम चल रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ R12 का मैग्नीट्यूड या R21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √7 - 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, y2 - y1, 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर √16 प्लस यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना आएगा 16, टोटल 16 16 32 और ये √, ठीक है, √33, √33, समझ में आई नहीं ये बात, ठीक है। तो इधर से इधर आओ, ये इधर से इधर जाओ, √33 दूरी हो रही है।
अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ओनली वैल्यू की बात करूं तो मुझे क्या एक्स वाई का पता लग रहा है क्या, एक्स में कितना चेंज आया कितना नहीं आया पता चल रहेगा, √33 देखकर पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा। मुझे पता काहे से चल रहा है, पता काहे से चल रहा है, इससे। ये बात समझ में क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी से अगर लिखना चाहते हो इस एग्जाम्पल को, ये वाला यहाँ तक तो शायद लिख लिया आपने, मैंने ये आपको बोला था निकालने के लिए, ये लिखो और ये लिखने के बाद में इसका मैग्नीट्यूड वाली बात लिख लो। और अगर आप जो मैंने आपको समझाया है हिंदी में कुछ लिखना चाहते हो तो अपनी भाषा में लिख लो कि हाँ इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है, या माइनस साइन क्या शो कर रहा है प्लस साइन क्या शो कर रहा है, अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी। चलिए अब आप लोग ने ये लिख लिया होगा, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, जल्दी से लिखो। इफ ए पार्टिकल प्रेजेंट एट कोऑर्डिनेट 0, 5, 9, ठीक है, एंड मूव फ्रॉम this position to another position and move from this position to another position whose coordinate 9, 7, 11, ठीक है, then find the displacement vector and their magnitude, then find the displacement vector and their magnitude। ठीक है, ये आप लोग को घर से करना है, छोटा सा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, ये आप लोग को घर से करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।